हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी, शेप, साइज़, नंबर और न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 में न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अर्थात केंद्रक की संरचना या परासंरचना का हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं केंद्रक की संरचना की या परासंरचना की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। तो केंद्रक की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें दो विधियां काम में ली जाती है। आप यूँ कह सकते हैं कि केंद्रक की जो परासंरचना होता है, इसका अध्ययन करने के लिए दो स्टेज या दो अवस्थाएं काम में ली जाती है। एक होती है इंटरफेज स्टेज और एक होती है सेल डिवीजन स्टेज। इंटरफेज स्टेज के दौरान ही सामान्यतः केंद्रक की परासंरचना का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक की परासंरचना या अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन इंटरफेज अवस्था के दौरान किया जाता है, जहां केंद्रक स्पष्ट रूप से नज़र आता है। हम बात करते हैं केंद्र की परासंरचना की। तो केंद्र की परासंरचना को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल, और चौथा और अंतिम भाग न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। तो इन चार भागों में हम केंद्र की परासंरचना को अध्ययन करेंगे। पहला एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, तीसरा क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल, और चौथा न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। अब बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की या केंद्रक झिल्ली की। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस का फिगर मेंशन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पिंक कलर की बाउंड्री मैंने बनाई है, ये पिंक कलर की बाउंड्री इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली की। तो ये केंद्रक झिल्ली पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसकी केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली की विशेषता होती है कि ये कैसी होती है, दोहरी होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी, दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर शो करती है। इसमें बाहर वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है और अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। अतः आप कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक का आवरण, न्यूक्लियर एनवलप भी कह सकते हैं इसे। केंद्रक झिल्ली या केंद्रक का आवरण दो झिल्लियों से बना हुआ स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो दोहरी संरचना है। अब हम बात करें इन केंद्रक झिल्ली की साइज की, तो लगभग 70 से 90 एंगस्ट्रॉम साइज इन केंद्रक झिल्ली की होती है। दोनों की आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट दोनों की सामान्यतः जो साइज होती है वो 70 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है, और एवरेज आप कह सकते हो कि 75 एंगस्ट्रॉम इनकी साइज होती है। केंद्रक झिल्ली की एक विशेषता होती है कि ये जो बाहर वाली केंद्रक झिल्ली होती है, ये वाली जो आपको दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस रहती है। अर्थात आप कह सकते हो जो बाहर वाली ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको, ये अंत्यप्रदिव्य जालिका के साथ सतत है या कंटिन्यूस है। देखो यहाँ इनफोल्डिंग है आउटर मेम्ब्रेन में, या वलन है, और ये वलन किसके साथ में अटैच है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। और कैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब केंद्रिका में राइबोसोम्स का संश्लेषण होता है, तो यहाँ से राइबोसोम्स केंद्रक द्रव्य में आते हैं, और केंद्रक द्रव्य से आते हुए केंद्रक झिल्ली से होकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपक जाते हैं। अतः एक खुरदरी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। अतः आप कह सकते हो कि केंद्रक झिल्ली के पास जो आउटर मेम्ब्रेन को जोड़े हुए रहती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों? क्योंकि यहाँ राइबोसोम अटैच है, इसलिए ये कैसी हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो RER, ये राइबोसोम अटैच है। वाइट कलर के जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किए हैं, ये
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो लगातार या कंटिन्यूस नहीं हो पाती है। जो स्पेरिकल शेप है इसका, वो स्पेरिकल शेप कंटिन्यूस नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच बीच में छिद्र या पोर उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों या पोर्स को न्यूक्लियोपोर कहते हैं या केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो इस केंद्रक झिल्ली की विशेषता होती है कि ये सतत नहीं रह पाती है, कंटिन्यूस नहीं रह पाती है, और इसमें कुछ अंतराल पर छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। इन छिद्रों को हम केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और ये केंद्रक छिद्र ही ऐसी महत्वपूर्ण संरचना होती है जिनके द्वारा केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार का पदार्थों का आवागमन होता है, या आप कह सकते हो कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का ट्रांसफर होता है। तो पदार्थों के बाहर जाने और भीतर आने दोनों के लिए केंद्रक छिद्र रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन न्यूक्लियोपोर की बात करें या केंद्रक छिद्र की बात करें तो ये केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। और इनके माप की बात करें या साइज की बात करें तो ये 10 mm से 100 mm के मोटाई के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक के ये न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में उपस्थित होते हैं। ये देख लो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक छिद्र, ये केंद्रक छिद्र और ये केंद्रक छिद्र, ऐसे पूरी झिल्ली में केंद्रक झिल्ली में उपस्थित होते हैं। बात करते हैं हम केंद्रक छिद्रों की, तो आपको एक नोट ध्यान रखना है। केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग उपस्थित होते हैं जिन्हें एन्युलस या ब्लेब कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण नोट है, इसे आप नोट कर लेना। केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग उपस्थित होते हैं जिन्हें एन्युलस या ब्लेब कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, एन्युलस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि एन्युलस क्या है। एन्युलस है केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने प्लग, एन्युलस कहलाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना है, केंद्रक छिद्र प्लस एन्युलस मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे रंध्र सम्मिश्र या पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो पोर कॉम्प्लेक्स किस किस से मिलकर बना होता है? केंद्रक छिद्र जिसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं, और एन्युलस। एन्युलस क्या होते हैं? एन्युलस केंद्रक छिद्रों पर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन से बने हुए प्लग होते हैं। तो एन्युलस प्लस केंद्रक छिद्र इजगल टू रंध्र सम्मिश्र या पोर कॉम्प्लेक्स संरचना बनाते हैं। इनका क्या कार्य होता है? तो पोर कॉम्प्लेक्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है ये मुक्त न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज पर रोक लगाता है। अर्थात आप कह सकते हो कि ये जो केंद्रक से साइटोप्लाज्म में जो आयनों का आवागमन है या ट्रांसफर है, ये कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ये पोर कॉम्प्लेक्स करता है। और पोर कॉम्प्लेक्स में भी कौन? एन्युलस। एन्युलस ऐसी संरचना है जो मुक्त न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अर्थात केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य जो मुक्त प्रकार का पदार्थों का या फ्री प्रकार के पदार्थों का जो आवागमन होता है उसको रोकने का कार्य या कंट्रोल करने का कार्य एन्युलस करते हैं। तो एन्युलस ऐसी संरचनाएं हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन के बने हुए होती है और ये मुक्त प्रकार के पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। अब बात करते हैं हम केंद्र की परासंरचना में सेकंड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म कि केंद्रक में होता क्या है, क्या भरा हुआ रहता है, कौन सा पदार्थ भरा हुआ रहता है। तो केंद्रक द्रव्य की बात करें जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर सेप भी इसे कहते हैं, केंद्रक रस भी इसे कहते हैं। तो ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर वाला पदार्थ सारा केंद्रक द्रव्य कहलाता है या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जिसे हम केंद्रक रस भी कहते हैं या न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। ये केंद्रक झिल्ली ही एकमात्र ऐसी संरचना होती है जो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को अलग बनाए रखती है। क्यों? क्योंकि केंद्रक झिल्ली के इनर पार्ट में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है और केंद्रक झिल्ली के आउटर पार्ट में साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को पृथक करने का कार्य केंद्रक झिल्ली करती है। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य की। तो केंद्रक द्रव्य की बात करें तो इसे केंद्रक रस भी कहते हैं, न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं। अगर हम इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो केंद्रक द्रव्य में
निम्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित होते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, साथ में न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके अलावा आप कह सकते हैं मिनरल्स, इनके अलावा आइंस जैसे कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, इनके अलावा एंजाइम्स, एंजाइम्स में डीएनए पॉलीमरेज, जो कि रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण में सहायक होता है। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज, जो कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में सहायक होता है। तो हम केंद्रक द्रव्य की रासायनिक संरचना की बात करें तो रासायनिक संरचना में ये प्रोटीन्स उपस्थित होती है जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रकार की होती है। न्यूक्लियोसाइड्स उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, मिनरल्स या खनिज उपस्थित होते हैं। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस आदि उपस्थित होते हैं। एंजाइम उपस्थित होते हैं जिनमें डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमुख है। डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में सहायता करता है और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में सहायता करता है। तो ये केंद्रक द्रव्य की रासायनिक संघटक की बात हुई। अब बात करते हैं हम केंद्रक द्रव्य की एक और महत्वपूर्ण विशेषता। तो केंद्रक द्रव्य में आगे आने वाले केंद्रक के जो दो भाग होते हैं वो भी केंद्रक द्रव्य में स्थित होते हैं, जैसे क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस। तो क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका दोनों भाग केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होते हैं, अर्थात इसके भीतर ही आपको नजर आएंगे। ये वाला जो नेटवर्क बना हुआ है, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और ये डार्क स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको न्यूक्लियोलस, ये तो हुई क्रोमेटिन नेटवर्क और ये हुआ न्यूक्लियोलस। तो ये दोनों भाग केंद्रक द्रव्य में स्थित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक द्रव्य में केंद्र के दो भाग क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन जाल की। क्रोमेटिन जाल की अगर बात करें तो ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या रिबन लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्रोमेटिन जाल कहलाती है। जाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रोमेटिन का जो नेटवर्क होता है ये इतना कंडेंस या इतना सघन हो जाता है कि ये जाल के रूप में दिखाई देता है, अतः इसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। क्रोमेटिन जाल का फॉर्मेशन किससे होता है? तो ये क्रोमेटिन धागों से बना हुआ होता है। क्रोमेटिन धागे से मिलकर क्रोमेटिन जाल बना होता है। क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि गुणसूत्रों के फॉर्मेशन में क्रोमेटिन धागों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्रोमेटिन धागे ही कोशिका विभाजन में आगे चल के गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं और गुणसूत्र जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं स्थित होती है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क केंद्रक का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करें तो क्रोमेटिन नेटवर्क दो प्रकार का देखने को मिल सकता है। ये वाला जो लाइट थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये यू क्रोमेटिन कहलाते हैं, और जो डार्क या कंडेंस स्ट्रक्चर मैंने शो की है, ये वाला आपको दिखाई दे रही होगी डार्क शेडो, ये हेटेरोक्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है। क्रोमेटिन किससे मिलकर बनी होती है? तो ये दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। क्रोमेटिन की बात करें तो ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें डीएनए होता है और एक हिस्टोन होती है।
तो डीएनए और हिस्टोन से मिलकर क्रोमेटिन पदार्थ बने होते हैं। क्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, एक यूक्रोमेटिन और दूसरी हेटेरोक्रोमेटिन। ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये यूक्रोमेटिन कहलाती है, और डार्क कलर वाली जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाती है। हम बात करें यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के डिफरेंसेस की, तो कुछ मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिनमें यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित क्षेत्र होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। अर्थात क्रोमेटिन को सारीय अभिरंजकों से अभिरंजित किया जा सकता है। उस अभिरंजन के आधार पर हम देखें तो यूक्रोमेटिन हल्के अभिरंजित क्षेत्र हैं और हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित क्षेत्र होते हैं। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो यूक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो यूक्रोमेटिन में अनुलेखन की क्षमता होती है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता होती है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में किसी प्रकार की ट्रांसक्रिप्शन की क्षमता इनमें नहीं होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जिनके आधार पे हम क्रोमेटिन फाइबर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्रोमेटिन की बात करें तो सबसे पहले क्रोमेटिन का जो वर्णन किया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया था, और एमिल हिट्च नामक वैज्ञानिक था जिसने क्रोमेटिन को दो भागों में डिवाइड किया, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन सबसे पहले किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। तो क्रोमेटिन तो दिया था स्ट्रासबर्गर ने, और एमिल हिट्च ने इस क्रोमेटिन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिनमें यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन आते हैं। तो ये बात हुई क्रोमेटिन नेटवर्क की। अब बात करते हैं इसके अंतिम भाग न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की। केंद्रिका की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें केंद्रिका की स्थिति की। तो केंद्रिका कहाँ स्थित होती है? तो केंद्रिका केंद्रक के केंद्रक द्रव्य भाग में स्थित होती है, केंद्रक द्रव्य भाग में स्थित होती है। और अगर हम डीप बात करें तो केंद्रिका गुणसूत्रों के NOR रीजन पर स्थित होती है। NOR से मतलब है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, अर्थात आप कह सकते हो केंद्रक संघटक क्षेत्र। ये गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं और इनमें केंद्रिका उपस्थित होते हैं। आपने गुणसूत्र की संरचना देखी होगी। गुणसूत्र की संरचना में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन देखने को मिलता है, वो द्वितीयक संकीर्णन NOR रीजन भी कहलाता है, और उसी NOR रीजन में न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है या केंद्रिका उपस्थित होती है। तो केंद्रिका गुणसूत्र के केंद्रक संगठक भाग में उपस्थित होती है, जिसे NOR कहते हैं या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के 13वें, 14वें, 15वें, 21वें और 22वें क्रोमोसोम में NOR रीजन देखने को मिलता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वहाँ केंद्रिका उपस्थित होती है। तो मानव के 13वें, 14वें, 15वें, 21वें और 22वें गुणसूत्र में केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका की रासायनिक संरचना की बात करें तो केंद्रिका दो भागों से मिलकर बनी होती है, जिनमें DNA और RNA प्रमुख है। अर्थात केंद्रिका की रासायनिक संरचना की बात करें तो केंद्रिका में DNA और RNA और साथ में प्रोटीन्स देखने को मिलती है। हम केंद्रिका की स्थिति देख ली, केंद्रिका की रासायनिक संरचना हमने देख ली। अब बात करते हैं केंद्रिका की संख्या की। तो सामान्यतः केंद्रिका एक प्रति केंद्रक उपस्थित होती है, अर्थात एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका होती है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप इनकी संख्या वेरी कर सकती है। जैसे प्याज में ये 4 की संख्या में उपस्थित होती है, अर्थात 4 केंद्रिका प्रति केंद्रक होती है। इनके अलावा हम बात करें एम्फीबियंस की या उभयचरों की, एम्फीबियंस की जो oocyte सेल्स होती है, oocyte सेल्स, इन oocytes में 2000 केंद्रिका प्रति केंद्रक देखने को मिलती है। अर्थात प्याज और एम्फीबियंस में केंद्रक की संख्या में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम केंद्रिका के कार्य की। तो केंद्रिका का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है राइबोसोम्स का संश्लेषण। केंद्रिका का अगर कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है राइबोसोम का संश्लेषण।
राइबोसोम सिंथेसिस करने का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो केंद्रिका में होता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका में होता है। और आप सब जानते हैं राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में राइबोसोम्स की डिटेल स्टडी कराई थी, आप वहाँ से राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो आरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन के सहयोग से होता है। तो आरएनए के फॉर्मेशन या सिंथेसिस, या आप कह सकते हैं राइबोसोम के सिंथेसिस का कार्य केंद्रिका करती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे केंद्रक की परासंरचना के 4 महत्वपूर्ण भाग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।